चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। देखो, इस चैप्टर में हम लोग ये समझ रहे थे ना कि कंपनी अपने बिजनेस के कुछ डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस का एनालिसिस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रेशियोज फाइंड करती है। रेशियोज मतलब कोई भी दो सिचुएशन के बीच में कंपैरिजन कंपनी फाइंड करती है कि जिससे वो अपने बिजनेस रिलेटेड कोई डिसीजन ले सके। ऐसे रेशियोज हम लोग इस चैप्टर में देख रहे थे ना, अलग अलग रेशियोज हमने समझे थे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सब हमने समझा था ना, बराबर ना। अब आज वैसे ही जो है वो उनके आगे के कुछ रेशियोज हमें समझने हैं कि जैसे हमने फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सम्स किए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सम्स किए। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से हमें समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो न्यू रेशियो है ना, वो रेशियो है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हमारा रेशियो कौन सा आता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, और जिसकी फॉर्मूला आती है डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है? इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, या दूसरा सिंपल लैंग्वेज में कहो तो बिजनेस का कैपिटल। बिजनेस जिससे चल रहा है वो बिजनेस का कैपिटल, उसे हम इक्विटी कहते हैं या तो शेयर होल्डर फंड कहते हैं। क्यों ऐसे दो नाम दिए जाते हैं? क्योंकि कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिलता है, ये हम चैप्टर 3 से समझते आ रहे हैं कि कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिलता है, तो शेयर होल्डर्स के थ्रू मिलता है, बराबर ना। कंपनी शेयर इशू करती है, वहां से जो है वो पैसे मिलते हैं, इसलिए उसे शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं कैपिटल को, या तो इक्विटी भी कहा जाता है। एंड डेब्ट, तो डेब्ट मतलब कहलाता है कंपनी का कर्जा, लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो कंपनी के कैपिटल के सामने कंपनी का डेब्ट कितना है, उसे वो रेशियो अगर फाइंड करें ना, तो वो डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं। कि अगर सपोज कैपिटल के सामने डेब्ट ज्यादा है, कर्जा ज्यादा है, तो आप खुद समझो कि कंपनी जो है वो कर्जे में डूबी हुई है, ऐसा कहलाएगा ना, बराबर ना। और इक्विटी के कंपैरिजन में डेब्ट जो है वो कम है, कर्जा कम है, तो इसका मतलब हाँ, कंपनी की प्रोग्रेस जो है वो सही चल रही है। समझ आ रहा है? ऐसा डेब्ट और इक्विटी रेशियो हमें फाइंड करना है, जिसमें डेब्ट मतलब कहलाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या कहो नॉन करंट लायबिलिटीज। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो उनमें से लॉन्ग टर्म कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या रिजर्व, लॉन्ग टर्म की जो भी चीजें हो वो सब डेब्ट में लिखी जाएगी ना, ये नोट करना। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, प्रोविजन, रिजर्व्स, वो सब। और शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती है। शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती है, ये चीज ध्यान रखना। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो आगे आपने कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाया है ना, और कंपनी के फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट आप तैयार करते हो ना। बैलेंस शीट तैयार करते वक्त लायबिलिटी में पहली हेडिंग हम लोग देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देते हैं ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी। वो ये इक्विटी, इक्विटी जो है वो उसमें आता है, जिस इक्विटी में तीन चीजें जो है वो आती है, तीन चीजें आती है। एक, कोई भी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो वो। दूसरा, कोई भी रिजर्व्स वगैरह हो, शॉर्ट टर्म रिजर्व या कैपिटल रिजर्व्स कहो वो, रिजर्व वगैरह। और थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई प्रॉफिट हो, आप लोगों को ध्यान हो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट मिलता है वो ट्रांसफर वहां करते हैं ना इक्विटी में, तो वो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो। तो इसलिए शेयर होल्डर फंड में भी तीन चीजें आएगी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो उनमें से तीन चीजें फाइंड करनी है कि एक, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल वो, दूसरा कोई भी कैपिटल रिजर्व या शॉर्ट टर्म रिजर्व हो वो, और तीसरी चीज आएगी उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो वो। प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस, ठीक है ना। और डेब्ट में नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। समझ आ रही है बात है? तो देखो, इनके हिसाब से हम लोग फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए पहले है ना, यही दोनों फाइंड करने होते हैं, डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड। फॉर्मूला याद हो ना, तो उसके लिए पहले ढूंढ लेते हैं भाई, पहले डेब्ट ढूंढ लें हम लोग। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, उन इन्फॉर्मेशन में से कौन कौन से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज या प्रोविजंस हैं, वो सब डेब्ट में लिखेंगे ना। कि जैसे कि देखो, सबसे पहले इसमें दिया हुआ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 8 लाख की, तो वो तो आएगा ही ना, वो सब नाम यहाँ पे लिखते जाते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो एक आएगा, प्लस और कुछ आएगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हुए 4 लाख के, वो भी आएंगे ना, तो वो भी लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आएंगे यहाँ पर,
इसके अलावा डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ नहीं आता। बिल्स पेएबल, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं, लायबिलिटी है, डेब्ट है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म नहीं, वो इसमें नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी नहीं, वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा। क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म की है, तो वो भी नहीं आएगा। तो मतलब लॉन्ग टर्म में लायबिलिटीज में ये दो ही है ना, डेब्ट में ये दो ही चीजें हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो 8 लाख की है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो 4 लाख का है। ये दोनों ना, मतलब वो टोटल आ गया हमारा 12 लाख, डेब्ट हमारा 12 लाख का हुआ। और उसके बाद डेब्ट मिल जाए फिर शेयर होल्डर फंड ढूंढते हैं। फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए वो पहले हम लोग अलग अलग ढूंढ लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड ये हम लोग फाइंड करें तो शेयर होल्डर फंड में मैंने बताया 3 चीजें, एक इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल हो, कैपिटल रिजर्व या शॉर्ट टर्म रिजर्व्स हो कुछ, और तीसरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो। तो इसमें पहले इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है ना, पहले शेयर कैपिटल की चीज है तो वो दोनों दिए हुए हैं ना। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल शेयर होल्डर फंड में तो पहले वो आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद कोई रिजर्व वगैरह है तो रिजर्व नहीं है इसमें। तो तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हाँ है, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट में एक्सपेंसेस आता है ना, एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है, मतलब ये लॉस हुआ। लॉस दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे फिर माइनस करेंगे, वो प्लस नहीं। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे आएगा ना। शेयर होल्डर फंड में ये सब चीजें आएगी। तो इनकी वैल्यू अगर लिखी जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल वो 8 लाख का है, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो 2 लाख के हैं, और माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस 50,000 का है तो वो माइनस 50,000। तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 माइनस 50 9,50,000, 9,50,000 वो मिल जाएगा शेयर होल्डर फंड, और ये डेब्ट। और ये दोनों चीजें मिल जाएं तो फॉर्मूला में रखी जाएगी ना, उसे फॉर्मूला में रखे ना कि डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड। तो डेब्ट में लिखा जाएगा कितना 12 लाख, 12 लाख आएगा डेब्ट में, एंड शेयर होल्डर फंड 9,50,000। इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं है, मतलब रेशियो में ही लिखा जाएगा ना। दोनों को अगर डिवाइड करें तो डिवाइड आएगा कुछ 1.26, तो 1.26 रेशियो 1, मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो इसमें कितना मिलेगा 1.26 रेशियो 1। तो यहां से देखो ये पता चलता है कि भाई इक्विटी हमारा कैपिटल 1 है, उसके सामने डेब्ट, उसके सामने कर्जा 1.26 है, कैपिटल के सामने कर्जा ज्यादा है, तो उस कंपनी की कंडीशन उसके हिसाब से हुई ना। अगर कंपनी आगे को डिसीजन लेना चाहे तो इस हिसाब से ले सकते हैं ना, बराबर ना। यहाँ कैपिटल के सामने कर्जा ज्यादा है उसका। तो समझ आ रहा है कैसे फाइंड करना है हमें, डेब्ट और शेयर होल्डर फंड, और फिर उस फॉर्मूला में, ठीक है। इसे लिख लो। अब जैसे 9th वाला है ना, 10th वाला भी वैसा ही है, उसमें भी डेब्ट इक्विटी रेशियो ही फाइंड करना है, यही दोनों चीजें फाइंड करनी है, तो वो भी समझे हम लोग। तो 10th वाले क्वेश्चन के लिए उसमें भी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है ना, तो उनमें भी पहले डेब्ट फिर शेयर होल्डर फंड ऐसे ही फाइंड कर लेना और फार्मूला में रखें, मेथड तो वही ना। तो देखो इसमें भी सबसे पहले अगर हम लोग डेब्ट फाइंड करें तो डेब्ट जो है वो कैसे मिलेगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कुछ भी हो वो। तो इसमें देखो एक तो करंट लायबिलिटीज दी गई है वो नहीं आएगा, साइड में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो आएगा ना, और उसके साथ लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है, तो ये दोनों चीजें आएगी ना। और फिर टोटल एसेट्स है वो तो इसमें नहीं। डेब्ट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या रिजर्व प्रोविजंस लिखते हैं, तो एक तो आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों चीजें यहां पर आएगी ना डेब्ट में। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है उसमें 8 लाख की, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख, वो 8 लाख है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख, मतलब डेब्ट कितना है हमारा 14 लाख का, 14 लाख का डेब्ट है, बराबर। और उसके सामने हमें फाइंड करना है शेयर होल्डर्स फंड,
शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करना है, तो शेयर होल्डर्स फंड ये दो चीजें ढूंढते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया शेयर होल्डर फंड में कि एक तो शेयर कैपिटल होना चाहिए, फिर रिजर्व वगैरह कुछ हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो वो। तो ऐसा इसमें कुछ है? यहाँ चार इन्फॉर्मेशन में तो कुछ भी नहीं है, ना शेयर होल्डर फंड है, ना ही कोई रिजर्व वगैरह है, ना और कुछ भी नहीं है ना। तो ये कैसे फाइंड करें फिर? तो ये ऐसे फाइंड होगा एक लॉजिक से। ध्यान देना यहाँ पर, ये लॉजिक समझना। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, भले कोई भी बिजनेस की, कोई भी, भले पार्टनरशिप का बिजनेस हो या फिर जो है कंपनी का बिजनेस हो या कुछ भी, ये रफ वर्क बता रहा हूँ। बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसे सिंपल, तो बैलेंस शीट में तीन चीजें लिखी जाती है। पता है बैलेंस शीट में होती हैं तीन चीजें। तीन चीजों में इस साइड हम लोग दो चीजें लिखते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और इस साइड एक चीज लिखते हैं एसेट्स, है कि नहीं? और यहां पर दोनों का टोटल कैसा होता है? कैपिटल एंड लायबिलिटी और एसेट्स दोनों का टोटल सेम ना। मतलब यहां पर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज उनका प्लस, और यहां अकेले एसेट्स का प्लस, वो दोनों सेम आते हैं। तो एक लॉजिक से अगर हमें कैपिटल फाइंड करना हो, ये शेयर होल्डर फंड या इक्विटी मतलब कैपिटल ही ना, पहले बताया ना, अगर हमें कैपिटल फाइंड करना हो तो हमारे पास अगर टोटल एसेट्स हो, उस टोटल एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटी हटा दें तो बाकी ऊपर क्या बचेगा? हमारा कैपिटल बचेगा ना। फिर समझ आ रहा है? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज अगर माइनस कर दें तो बाकी का कैपिटल ही बचेगा ना। हमारे पता है 11th में एक फॉर्मूला आती थी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ध्यान है? यहाँ ऐसे लिखते थे A इक्वल टू C प्लस L, पहले एक फॉर्मूला आती थी। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों का प्लस इक्वल टू एसेट्स, दोनों सेम ही आते हैं। तो टोटल एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटी माइनस कर दें तो कैपिटल मिलेगा कि नहीं? वही कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड हुआ ना। तो यहाँ इक्विटी शेयर, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इस लॉजिक से हम लोग शेयर होल्डर फंड ढूंढेंगे। टोटल एसेट्स दिए हुए हैं ना, वो टोटल एसेट्स में से जितनी भी लायबिलिटी, रिजर्व वगैरह हो वो सब माइनस, मतलब उसमें वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करंट लायबिलिटी तीनों माइनस कर देंगे टोटल एसेट्स में से। टोटल एसेट्स में से सब चीजें लायबिलिटीज की माइनस कर दें तो बाकी बचेगा कैपिटल ना। समझ आ रही है ना बात? तो ये हम लोग फाइंड करेंगे ऐसे। शेयर होल्डर फंड में टोटल एसेट्स में से, ये लॉजिक ध्यान देना बेटा, टोटल एसेट्स में से माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसमें से माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी, और माइनस शॉर्ट टर्म या तो करंट लायबिलिटीज दी गई है, वो करंट लायबिलिटीज भी माइनस करें। टोटल एसेट्स में से तीनों चीजें माइनस ना, अब सीधी लाइन में लिखना फॉर्मूला में, ये तीनों माइनस तो शेयर होल्डर फंड मिलेगा। अगर शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, शॉर्ट टर्म रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, वो अगर कुछ इसमें होता ना तो वो टोटल एसेट्स में से माइनस नहीं करते। तो बाकी की सब चीजें तो इसमें से माइनस होगी ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सब, तो वो शेयर होल्डर फंड मिलेगा। तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं? 30 लाख के। उस 30 लाख में से माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है हमारी 8 लाख की, माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो 6 लाख के हैं, और माइनस करंट लायबिलिटीज वो 4,50,000 के हैं। तो कितना बचेगा वहां पर आंसर? देखो मैंने सीधा लिखा समझने के लिए, भाई आप पूरी लाइन में जैसे लिखते हैं ऐसे प्लस माइनस करके सीधे ही लिखना। तो इन सबका प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ये 14 और 4 1850, 13 में से 1850 जाएगा तो 1150 बचेगा। 11,50,000 शेयर होल्डर फंड, ये मिला ना हमें शेयर होल्डर फंड। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मेथड से, बरोबर ना, लॉजिक से ढूंढना तो वही है ना। अब ये जो दोनों चीजें मिल गई उसे वही फार्मूला में रखे ना हम लोग कि भाई डेप्ट हमारा कितना है? 14 लाख का, 14 लाख का डेप्ट, और शेयर होल्डर फंड वो है हमारा 11,50,000 का, बरोबर। दोनों का जो डिवाइड करें तो दोनों का डिवाइड आएगा कुछ 1.22, तो 1.22 रेशियो 1, ये डेप्ट इक्विटी रेशियो, मतलब इसमें भी इक्विटी के सामने डेप्ट ज्यादा है, कैपिटल के सामने कर्जा ज्यादा है हमारा। खुद देखो
कैपिटल हमारा 11 लाख का हो रहा है, कर्जा डेप्ट हमारा 14 लाख का है। समझ आ रही है बात? तो ये लॉजिक ध्यान रहेगा ना कि कभी शेयर होल्डर फंड न दिया हुआ हो तो कैसे फाइंड करते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ के लिखो। फिर जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, तो वो भी हम लोग समझ लें। फिर तो 11th वाले क्वेश्चन में जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है ना, तो उनमें भी पहले डेप्ट फिर शेयर होल्डर फंड वो तो अलग अलग फाइंड कर लेना। तो यहाँ पर भी अगर पहले डेप्ट फाइंड करें, डेप्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, तो लॉन्ग टर्म में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर लायबिलिटीज में, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों तो शॉर्ट टर्म में आते हैं। दूसरी तरफ एसेट्स दिए हुए नॉन करंट या करंट एसेट्स, वो तो एसेट्स में, और टोटल लायबिलिटीज दी गई है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, एक भी नहीं है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो वो कैसे ढूंढे? तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी न दी गई हो तो वो भी लॉजिक से ढूंढना पड़ेगा ना, बराबर ना? ऐसा नहीं कि ढूंढेंगे ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ है मतलब खत्म, वहां जीरो वैल्यू लिख दें, ऐसा मत करना। फिर अगर नहीं दिया हुआ है तो लॉजिक से फाइंड करना है। लॉजिक कौन सा? तो देखो टोटल लायबिलिटीज दी गई है, अगर हम लोग टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा? फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही बचेगी ना, नॉन करंट लायबिलिटीज ही बचेगी ना, है कि नहीं? सीधा लॉजिक कि टोटल लायबिलिटी जितना है, टोटल कर्जा है, उसमें से शॉर्ट टर्म का कर्जा हटा दो तो बाकी का लॉन्ग टर्म का कर्जा बचेगा ना, बराबर ना? टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज माइनस, तो टोटल लायबिलिटीज आपकी हैं 10 लाख की, और करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में ये तीन चीजें हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों करंट में आते हैं, तो ये तीनों टोटल लायबिलिटीज में से माइनस कर देना तो बाकी की नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ डेप्ट बचेगा हमारा। समझ आ रही है ना बात? ये लॉजिक ध्यान रखना। तो देखो जैसे टोटल लायबिलिटीज है हमारी 10 लाख, तो वो 10 लाख में से माइनस करंट लायबिलिटीज, ये तीनों माइनस करेंगे। भले आपको चाहिए तो फॉर्मूला में भी लिख सकते हो कि माइनस क्रेडिटर, माइनस बिल्स पेबल, माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लिख सकते हो, या डायरेक्ट अमाउंट लिख के माइनस करो। जैसे कि भाई क्रेडिटर तो माइनस 1,60,000, माइनस बिल्स पेबल तो वो 1,40,000, और माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख के। तो टोटल लायबिलिटीज में से ये तीनों करंट लायबिलिटीज हम लोग माइनस करें तो कितना? 1 एंड ये 16, 14, 30 और 10, 40, 4 लाख माइनस, 10 लाख में से 4 लाख माइनस तो कितना बचेगा? 6 लाख। डेप्ट हमारा बनेगा 6 लाख का, ये डेप्ट मिल गया। दूसरा फाइंड करना है इसमें भी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में भी जैसे मैंने बताया इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल या रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा इसमें भी नहीं है। 11th वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अभी जैसे रूल बताया ना, कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में बनता है ना, मतलब वैसे ही कि एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज माइनस करें तो बाकी का कैपिटल, मतलब के शेयर होल्डर फंड बचेगा। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करें तो कौन से एसेट? यहाँ करंट और नॉन करंट जो दिया हुआ है, कौन से एसेट्स? तो टोटल एसेट्स ही, टोटल एसेट्स में से ही टोटल लायबिलिटीज माइनस करनी होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो टोटल ही आता है ना, सब करंट नॉन करंट सब मिक्स होता है ना। तो बिजनेस के टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमें शेयर होल्डर फंड मिलेगा। अगर आपको शेयर होल्डर फंड की ये फॉर्मूला लिखनी हो तो आप लिख सकते हो कि टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज जो है वो हम लोग माइनस करेंगे। तो टोटल एसेट्स में नॉन करंट, करंट दोनों, मतलब 12 लाख और 10 लाख दोनों, 12 लाख प्लस 10 लाख टोटल एसेट्स में दोनों, और माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो टोटल लायबिलिटीज में 10 लाख है वही, उसमें जो है वो ये क्रेडिटर, बिल्स पेबल फिर से प्लस मत करना, बराबर ना? वो टोटल लायबिलिटीज दी गई है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम, ये सब क्रेडिटर, बिल्स पेबल सब जो है वो इंक्लूड करके ही टोटल लायबिलिटी दी गई है, उसी में से ही वो सब माइनस किया, तभी तो ये करंट, ये नॉन करंट लायबिलिटीज मिली ना, बराबर ना? तो टोटल लायबिलिटीज डायरेक्ट 10 लाख ही माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 12 लाख प्लस 10 लाख, 22 माइनस 10 तो 12 ही मिलेगा, 12 लाख ही रहेगा। ये शेयर होल्डर फंड,
ये लॉजिक ध्यान देना बेटा, जब वैल्यू डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट कैसे ढूंढना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये जो मिल गए अब दोनों, तो फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो में रखें। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट है हमारा 6 लाख का, 6 लाख, और अपॉन में शेयर होल्डर फंड है हमारा 12 लाख का। 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो इसमें आएगा 0.5, 0.5 रेशियो 1, 0.5 रेशियो 1। तो देखो यहाँ पर है कि जितना कैपिटल है ना उसके कंपैरिजन में डेब्ट कम है हमारा, कैपिटल के कंपैरिजन में डेब्ट कम है। कि देखो कैपिटल 12 लाख का है और डेब्ट उसका आधा 6 लाख का है, मतलब एक कंपनी की कंडीशन अच्छी है। समझ आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो देखो जैसे 11th वाले में डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड किया ना, 9, 10, 11 तीनों में, तो वैसे ही एक 12th वाला क्वेश्चन भी देख लें, उसमें अब दूसरा रेशियो फाइंड करना है। अब जैसे 12th वाला क्वेश्चन है ना, तो 12th वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एसेट डेब्ट रेशियो। अब हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आता है एसेट डेब्ट रेशियो। अभी तक हमने फाइंड किया वो था डेब्ट इक्विटी रेशियो, यहाँ पर एसेट और डेब्ट, जिसकी फॉर्मूला ही आती है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। मतलब हमारे सामने जो जितनी भी टोटल एसेट्स है ना, करंट नॉन करंट मिलाकर, टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में डेब्ट, डेब्ट मतलब हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म का कर्जा, वो कितना है। टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म का कर्जा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की कंपैरिजन, वो ये एसेट डेब्ट रेशियो बताता है। समझ आ रही है बात। और इसके लिए भी क्या करना होगा, जो हमारी फार्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, तो यही दोनों फाइंड करने होंगे ना, टोटल एसेट्स ढूंढनी होगी और डेब्ट ढूंढना होगा, उन दोनों का जो है वो फिर डिवाइड। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है, तो टोटल एसेट्स और डेब्ट, डेब्ट में मैंने बताया नॉन करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट प्रोविजंस, नॉन करंट जो भी चीज़ हैं या लॉन्ग टर्म जो भी हैं वो सब डेब्ट में आते हैं ना। और टोटल एसेट्स, तो एसेट्स में चलो क्वेश्चन नंबर 12 में एसेट्स में कुछ है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज है। एसेट्स वाली तो कोई भी चीज़ नहीं है, ये शेयर कैपिटल और सरप्लस वगैरह ये सब एसेट्स में थोड़ी आते हैं। तो एसेट का तो एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एसेट कैसे ढूंढेंगे। डेप्ट, तो डेप्ट के लिए दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी सीधी दी गई है 4 लाख की, और कुछ नॉन करंट में नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस जब तक लिखा ना हो तब तक नॉन करंट में नहीं मानेंगे। आगे के जो क्वेश्चन किए उसमें दिया हुआ था ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो वो लॉन्ग टर्म में लिखते थे। इसमें कोई दिया हुआ है कि ये रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म के हैं या कुछ, तो तब तक उसमें नहीं लिखा जाएगा। तो डेप्ट में नॉन करंट लायबिलिटीज वो एक ही है खाली 4 लाख का, लेकिन एसेट्स कहाँ है, एसेट हम लोग कैसे ढूंढेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक्स है ना, मैंने अभी आपको बैलेंस शीट में बताया कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में यहाँ पर हम लोग कैपिटल लायबिलिटीज लिखते हैं और इस साइड लिखते हैं एसेट्स, और दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है, इक्वल होता है ना बैलेंस शीट में, तो दोनों का टोटल इक्वल ना। तो अगर आपको एसेट्स नहीं दिया हुआ है तो सभी कैपिटल और सभी लायबिलिटीज का प्लस कर दें, तो उतना ही प्लस तो एसेट का भी होता है ना, बरोबर ना। एसेट नहीं दिया हुआ, ये टोटल नहीं है तो ये टोटल कर दो, टोटल तो दोनों का सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स फाइंड करने के लिए जितने भी आपको लायबिलिटीज और कैपिटल की चीजें हैं सब लिखनी है। मतलब उसमें नॉन करंट करंट लायबिलिटीज भी आ जाएगी, कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, ये सब चीजें बेसिकली देखो तो यही लिखी जाती है ना कैपिटल एंड लायबिलिटी में। तो उन पांचों का प्लस कर दो तो वही हमारा एसेट होगा। समझ आ रहा है ना, इसमें डायरेक्टली एसेट नहीं दिए हुए हैं तो टोटल एसेट यहाँ पर इन सब का प्लस करना होगा। टोटल एसेट्स में यहाँ पे अगर हमें टोटल एसेट्स फाइंड करना है, ये लॉजिक समझना, तो उसके लिए सभी कैपिटल और सभी लायबिलिटीज का जो है वो हम लोग प्लस करेंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा 6 लाख का। आपको लिखना हो तो भले सबके सब नाम लिख सकते हो, पांचों नाम का प्लस समझने के लिए लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट लिखो तो भी ठीक है। कैपिटल में क्या क्या आएगा, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा 6 लाख का, फिर प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा वो 10 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस तो वो भी आता है उसमें, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो कैपिटल में ही आता है ना, वो कितना दिया हुआ है 2 लाख। प्लस लायबिलिटीज में, तो लायबिलिटीज में करंट नॉन करंट दोनों आएगी, कितने हैं 4 लाख एंड 4 लाख, करंट और नॉन करंट दोनों।
4 लाख प्लस 4 लाख, ये सब चीजें वो एसेट्स में आ जाएगी ना, बराबर ना। इन सब का प्लस किया वही तो एसेट्स का टोटल आएगा ना। तो मतलब यहाँ पर 6 और 10 16 और 2 18, 18 और यहाँ पर 8 तो 26 लाख आ जाएगा, बराबर ना। 26 लाख की टोटल एसेट्स है और उसके कंपैरिजन में हमें डेप्ट ढूंढना है। टोटल एसेट्स मिल गई तो दूसरा डेप्ट फाइंड करना है ना। तो डेप्ट कैसे ढूंढना है, नॉन करंट लायबिलिटीज या प्रोविजन हो वो, तो यहाँ पे तो खाली नॉन करंट लायबिलिटीज ही है, एक ही चीज है उसमें। तो डेप्ट में नॉन करंट लायबिलिटीज, वो नॉन करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट लिखी जाएगी 4 लाख का, और कुछ इसमें प्लस माइनस है ही नहीं। और ये टोटल एसेट्स और डेप्ट मिल जाए तो उसे फिर फॉर्मूला में रख देना, एसेट्स एंड डेप्ट रेशियो। तो वहां पर टोटल एसेट्स हमारी 26 लाख की हुई, उसके कंपैरिजन में डेप्ट वो 4 लाख का है। डिवाइड जो कर दें 26 डिवाइड बाय 4 तो 4, 26 6 जा 6.5, 6.5 रेशियो 1, 6.5 रेशियो 1 ये हो जाएगा ना, कि मतलब डेप्ट जहां पर 1 है उसके सामने एसेट्स 6.5 टाइम्स है। ये हो गया ना कि भाई डेप्ट के कंपैरिजन में एसेट्स ज्यादा है, मतलब हाँ ये कंपनी भी सही कंडीशन में है। समझ आ रहा है एसेट और डेप्ट रेशियो कैसे फाइंड करना है, ये भी ध्यान आ रहा है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है ना कैसे ढूंढना है हमें। तो आज जैसे हमने ये 4 सम किया ना, जिनमें इक्विटी डेप्ट और जो है वो एसेट डेप्ट रेशियो हमने फाइंड किया, अब जो आगे के रेशियोज आएंगे, आगे के ऐसे ही मेथड्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।